इफ्तिखार और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसी रियल नंबर वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यदि आप उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का पहला लेक्चर को देखें, फिर आप दूसरा लेक्चर पर पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। साथियों, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जान चुके थे नंबर को बांटने के लिए। लास्ट में हमने उन सारे नंबर को रेशनल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। साथियों, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जान चुके थे नंबर को बांटने के लिए। लास्ट में हमने उन सारे नंबर को, जो रियल नंबर थे, उन सारे रियल नंबर को बारी बारी से हमने बांटा था और उन सारे नंबर को आज की इस क्लास में हम लोग डिफाइन के साथ सीखना चाहते हैं, जानते हैं ये क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए। साथियों, सबसे पहला नंबर है मेरा प्राकृतिक संख्या और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहला मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट। साथियों, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोलते रहिए, जिंदगी भर तक बोलते रहिए। ये सारा मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। साथियों, अगर हम बात करें कि ये जो नेचुरल नंबर देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते जा रहा और डॉट डॉट का मतलब हुआ कि ये आते रहा है, तो इसका मतलब ये सारा क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। अगर हम बात करें तो क्या, 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा और आते रहेगा। इसका मतलब जितने भी नंबर आ गया या आते रहेगा, ये सारा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ऐसा क्यों कि अगर हम इसमें बात करें 8 का या 9 का तो हम बोलेंगे 8 या 9 या 10, ये सारा प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि अगर हम 7 पढ़ें, 8 पढ़ें, 9 पढ़ें तो 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा। अगर हम बात करें 60 का, 60 या 70 या 80, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आएगा। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा, कभी न कभी आएगा। इसका मतलब जितने भी नंबर गिनती में आ जाता है वो सारा नंबर नेचुरल नंबर है। अगर हम इन्हें बात करें, अच्छा बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। अगर हम सबसे बड़ा की बात करें तो हम बोलेंगे 7 8 9 10। क्या 10 तक है, 11 तक है, 12 तक है? तो ऐसे बढ़ते रहो। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। हम लास्ट वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या की बात करें तो मालूम नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 10 का, कि सबसे बड़ा 10 है, क्या 11 नहीं हो सकता है? कोई बड़ा 50, क्या 51 नहीं हो सकता है? क्या कोई बड़ा 5,587? हम बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा क्या है, 5,588। तो आप एक बढ़ा दो। अन्यथा ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर सबसे बड़ा नंबर कह रहा है तो उनसे 1 बढ़ा दो, वो बड़ा हो गया, फिर उनसे 1 बढ़ा दो, फिर बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम सही और हकीकत रूप में देखें तो नेचुरल नंबर का सबसे जो बड़ा नंबर है वो हम नहीं मालूम कर सकते कि बड़ा नंबर क्या होगा। अगर जो नंबर मालूम नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित नंबर, जिसको हम इस चिन्ह से लिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो क्या है, अपरिभाषित है, अर्थात इनफिनाइट है, जिसको इस निशान से हम लोग दर्शाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। इसका मतलब यह सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर अपरिभाषित, यानी जो नंबर को हम नहीं बता सकते, अर्थात हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं।
कोई भी नहीं बता सकता है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। अगर कोई भी सा नंबर बोले तो एक बढ़ा दो तो फिर वो प्राकृतिक संख्या भी होगा, अर्थात वो सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात नहीं बता सकते हैं। तो ये था मेरा क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। चलो अब दूसरा नंबर हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या। अब क्या सीखते हैं, पूर्ण संख्या। ध्यान से सीखिए, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। अब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा था, अब पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहा, शून्य से स्टार्ट हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये भी क्या है मेरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब गौर से देखें तो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 हुआ, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उनके बाद 5, उनके बाद 6 7 8 डॉट 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 डॉट, मालूम नहीं लास्ट नंबर क्या होगा। तो ये सारा नंबर क्या होता है मेरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अगर बात करें हम लोग अपनी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 शुरू में लगा दो तो ये सारा नंबर क्या हो गया मेरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखो पूर्ण संख्या होल नंबर, पहले क्या था, प्राकृतिक संख्या था, उसमें 0 की कमी थी तो क्या किया, 0 लाके ऐड कर दिए, और जैसे ही 0 ऐड कर दिए उसी प्राकृतिक संख्या में, तब वो क्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब ये सारा मेरा होल नंबर है। अगर हम बात करें, अच्छा बताओ सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा होल नंबर यानी सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो होगा 0। वो क्या होगा, 0। ये क्या है, सबसे छोटा होल नंबर है। अगर सबसे बड़ा करें तो सबसे बड़ा हम मालूम नहीं, 5 6 7 8 9 10 50 1 लाख 1 लाख 26 27 28 कुछ ही बोलो, वो सबसे क्या है, ये सब मेरा होल नंबर है, इसलिए सबसे बड़ा भी मालूम नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, अपरिभाषित नंबर यानी इन्फिनाइट है। अपरिभाषित का मतलब सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते हैं। साथियों हमने क्या कहा आपको कि मेरा जो नेचुरल नंबर था, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते रहो जिंदगी भर, अगर हम सबसे बड़ा नंबर की तलाश करें तो आप बोलते रहो कभी भी बड़ा नंबर नहीं आएगा। इसीलिए सबसे छोटा नंबर हो गया मेरा 1 और सबसे बड़ा नंबर हो गया मेरा इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित यानी जो नंबर हम नहीं बता सकते। उसके बाद होल नंबर में क्या किया हम कि जो भी मेरा नेचुरल नंबर था उसमें 0 लगा दिया, या ये बोल सकते हैं कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अगर इसमें बात करें सबसे छोटा नंबर वो क्या है, 0 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, अपरिभाषित है। इसमें एक चीज और आप गौर करो, ध्यान से देखो। अगर हम कहें कि अच्छा बताओ कि जितने भी नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं क्या सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर में है, क्या जितने भी आप नेचुरल नंबर देख रहे हैं सारा नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर में है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। अब ध्यान दीजिए कैसे है। अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, ये सब मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। सिर्फ इसमें क्या है, 0 लगा दिया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर में है, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर इसके अंदर में है, इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर के अंदर में आता है, इसलिए नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो 1 ये नेचुरल नंबर है लेकिन होल नंबर भी है। देखो ये क्या नेचुरल नंबर है, देखो इसमें भी इसमें भी है, इसका मतलब ये भी होल नंबर है। ये देखो 3 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब होल नंबर भी है। उसके बाद 4 देखो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। तो हम क्या देख लेंगे, सारा नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर में आता है। अगर कोई होल नंबर के अंडर में आए तो वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो ये सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आता है, इसलिए सारा नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहें कि सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा,
सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? तो बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल नहीं। सारा होल नंबर की बात करें तो 0 भी आता है, और 0 तो इसके अंदर में नहीं आता है। इसका मतलब है कि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर। ये क्या होता है ध्यान दीजिए। इंटीजर देखो, सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब जब पूर्णांक यानी इंटीजर, ये क्या होता है? देखो, सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। भाई अगर बात करें हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर की जैसे ही बात करें समझ में आ जाए, अच्छा मतलब हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, यानी धनात्मक होता है, प्लस में होता है। लेकिन अगर हम बोल दें कि ऋणात्मक, अब धनात्मक नहीं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो ऋणात्मक का मतलब हो गया कि इसके अंदर में क्या होगा? माइनस होगा। यानी जब हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या बोले तो प्लस में था, और जब भी बोलेंगे अगर हम सिर्फ रियल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरा क्या है? प्लस में है। और जैसे ही ऋणात्मक की बात करें तो मेरा क्या हो गया? ये माइनस में आ जाएगा। तो मेरा कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, जैसे सभी प्राकृतिक बोला तो 1 2 3 4 5, गलत हो गया। तो ध्यान दो, पूर्णांक यानी इंटीजर सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। साथियों अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर की जैसे बात करते हैं तो मेरा हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। साथियों जब भी आप प्राकृतिक संख्या की बात करती हैं तो वो जो नंबर होगा प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। लेकिन अगर हम कह दें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जैसे ही बोलेंगे नंबर में आप माइनस के साथ होगा, क्योंकि हमने तो बोल दिए ऋणात्मक। यानी अगर हम बोल दें कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो नंबर प्लस में होगा। अगर हम ऋणात्मक लगा दिए ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो अब नंबर क्या हो जाएगा? उसी प्राकृतिक संख्या में माइनस लग जाएगा, अर्थात वो ऋणात्मक में होगा। तो चलिए अब इसको जानिए। सभी पूर्ण संख्या बोले तो मेरा जैसे क्या हो गया? 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक बोले तो 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, ऋणात्मक कहा तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। तो सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या का समूह को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन ये समूह ऐसे नहीं रहता है, सजा हुआ रहता है। कैसे सजा रहता है? ध्यान से देखिए। बस ऐसे लिखेंगे, पहले 0 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 डॉट 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 डॉट, इधर इनफिनाइट तक। उसी तरीके से इधर आएंगे, क्योंकि अब ये माइनस वाला नंबर होता है, और माइनस वाला नंबर 0 से जो माइनस वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसको लिखते हैं -1 -2 -3। देखिए इस तरीके से हम इस आपको लिख दिए। जो आपको समूह दिख रहा है ये मेरा हो गया
पूर्ण संख्या और ये क्या हो गया मेरा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब इसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर लिए। ये जो मेरा था यहाँ से यहाँ तक होल नंबर सजा लिए और यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इनको भी हम इस समूह में दे दिए। अब ये जो समूह बना है इसी समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक यानी इंटीजर। अगर आप बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इसको दूसरे लफ्जों में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी प्लस वाला नंबर होते हैं और जितने भी माइनस वाला नंबर होते हैं उन सारे नंबर को लो और जीरो को मिला दो, ये जो समूह बनेगा इसी समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं। सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य यानी जीरो को मिला दो, ये जो ग्रुप बनेगा इसी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर। लेकिन एक चीज गौर करो आप कि जो नंबर दिख रहा है ये नंबर में कहीं पॉइंट वाला नंबर अभी नहीं दिख रहा आपको, ना ही पॉइंट वाला नंबर है ना ही रूट वाला नंबर है, इसमें सब कंप्लीट नंबर है, माइनस और प्लस में है। ये तो खैर सही है। अब बात हम इसमें करें और ध्यान दें, हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर दिख रहा है ये सारा मेरा क्या है, इंटीजर है। ये सारा मेरा क्या है, इंटीजर है। ये जो इंटीजर है इस इंटीजर के अंदर में अगर आप गौर से देखें तो हम क्या बोलेंगे कि इधर आप देखें होंगे, गौर से देखिए तो हम क्या बोलेंगे, सारा 1 2 3 4 5 गौर से अगर याद करें तो हम क्या बोलेंगे, सारा नेचुरल नंबर है। बात सही है ना। अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर है। देखिए जब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये सब मेरा नेचुरल नंबर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर में मौजूद है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर में आता है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर में आता है। इसीलिए हम सारा नेचुरल नंबर को पूर्णांक कह सकते हैं, अर्थात पूर्णांक होता है। सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर में आता है। जैसे सब तो नेचुरल नंबर है, ये सारा नेचुरल नंबर है। ये सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर में आता है। इसका मतलब सब तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट जितना भी होता है ये सारा इसके अंदर में है। इसीलिए इन सारे को हम प्राकृतिक संख्या के साथ साथ पूर्णांक भी कहते हैं। लेकिन अगर सभी सभी इंटीजर की बात करें तो सारा इंटीजर इसके अंदर में नहीं आता है। इसलिए सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा समझो इसको, इतना बात हमें समझ में आ गया। एक बात और गौर करो और ध्यान दो कि ये जो आपको इंटीजर दिख रहा है, ये सारा जो इंटीजर का ग्रुप है, इस इंटीजर के ग्रुप में इधर जो देख रहे हैं आप, इधर जो आप देख रहे हैं, इधर मेरा पॉजिटिव नंबर है। इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आप इधर गौर से देखो तो इधर मेरा नेगेटिव नंबर है। इधर मेरा नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या है और इधर मेरा क्या, धनात्मक संख्या। इसका मतलब ये पता चला कि पूर्णांक जो होता है ना, इंटीजर जो होता है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लस वाला नंबर, एक होता है माइनस वाला नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्णांक है वो दो प्रकार के होते हैं। जो प्लस वाला है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये प्लस वाला है, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो आप इधर देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। तो मतलब ये पता चला कि मेरा जो पूर्णांक होता है दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसके बीच में एक चीज छूट गया जो क्या है, जीरो है। ये क्या है, मेरा जीरो छूट गया। ये जो जीरो छूट गया तो जीरो क्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक? तो जो जीरो होता है, जो शून्य होता है, ना ही वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है। जीरो सिर्फ जीरो है, ना ही हम उसको धनात्मक कह सकते हैं ना ही उसको ऋणात्मक कह सकते हैं। यानी ना ही हम उसको पैसा वाला कह सकते हैं ना ही उसको हम गरीब कह सकते हैं। बस जीरो जीरो है। इधर हो गया ऋणात्मक संख्या और इधर हो गया धनात्मक संख्या। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जो पूर्णांक होते हैं वो टू टाइप में बटा होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और जो शून्य होता है वो सिर्फ शून्य शून्य ही रहता है, उसका कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं। इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। साथियों, हमने क्या देखा कि जो मेरा पूर्णांक है, जो मेरा इंटीजर है, वो टू टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है
ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसमें एक शून्य होता है, शून्य का ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है वो ऋणात्मक है। इसको हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। साथियों अभी हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं और पूर्णांक के अंदर में जो धनात्मक पूर्णांक है उसी के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। फिर हम लोग जो आगे के नंबर है उनके भी बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो अभी हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं धनात्मक पूर्णांक के गुण। धनात्मक पूर्णांक के गुण, पहला गुण क्या है मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी जो दो गुण दिख रहा है हमको, ये दोनों गुणों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहला आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, किसको बोलते हैं, इसी को पहले हम लोग जानते हैं। अब देखिए साथियों, अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है इसको जानिए। साथियों अगर हम इसके नाम पे गौर फिक्र करते हैं तो पता चलेगा कि यूक्लिड का मतलब है कि मैथमेटिशियन है। मतलब मैथ के अंदर में कोई सा मानो अगर कुछ दे दे रहे उसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन। मतलब ये मेरा मैथमेटिशियन का नाम हो गया। विभाजन का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, और प्रमेयिका का मतलब होता है लेमा, और लेमा का मतलब ये हम नहीं समझते हैं। साथियों अगर हम प्रमेयिका की बात करें तो प्रमेयिका का मतलब होता है, उसको समझिए पहले। देखिए प्रमेयिका का क्या मतलब हुआ। प्रमेयिका का मतलब हुआ क्या कि पहले से साबित किया हुआ ऐसा कथन, कथन मतलब कही हुई बात, पहले से साबित किया हुआ ऐसा कही हुई बात, ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को प्रूफ कर देता हो। पहले से कही हुई बात, ऐसा कही हुई बात जो पहले से क्या हो, प्रूफ क्या हो और किसी दूसरे बात को प्रूफ कर देता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि भाई जो मेरे सूर्य जो होता है ना वो पूरब में उगती है और पश्चिम में डूबती है, हम बोल दिए तो बात ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये कोई बात कह रहे हैं, कोई कथन दे रहे हैं, ये पहले से सही में प्रूफ किया हुआ है और ये बात सही है कि अगर ये पूरब में उगती है तो पश्चिम में डूबती होगी, इसको ये प्रूफ कर रहा है। यानी ये कहें हम कि पहले से कहीं भी ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट जो किसी दूसरे को प्रूफ कर देते हो, ऐसे ही कथन को हम बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग प्रमेयिका। कोई दिक्कत? अब एक साथ पढ़ो, मतलब यूक्लिड मतलब मैथमेटिशियन, विभाजन मतलब भाग, और प्रमेयिका का मतलब पहले से साबित किया हुआ ऐसा कथन जो किसी दूसरे कथन को प्रूफ करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिड साहब ने ना विभाजन करने के लिए, भाग करने के लिए पहले से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो साबित किया हुआ है और कोई दूसरा स्टेटमेंट को साबित करेगा। इसका मतलब ये भी पता चला कि यूक्लिड साहब ने ना विभाजन करने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई बात बताया है, लेकिन वह ऐसा कथन है, ऐसा बात है जो किसी दूसरे बात को प्रूफ करेगा। इससे यही निष्कर्ष निकला, यही बात हमको समझने को मिला इस स्टेटमेंट, ये नाम से। ठीक है, तो आखिर वो कौन सा कथन दिया, कौन सा स्टेटमेंट दिया, चलिए हम लोग उसी को बारीकी से समझते हैं। उसको समझने से पहले ध्यान से देखिए। और ये जो आपको बताया ये धनात्मक पूर्णांक के ही बारे में, धनात्मक पूर्णांक पे ही ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, और आप भी देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक है 16 और 4, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरा 18 और 12, और तीसरा नंबर है मेरा 12 और 13। ये मेरा 3 नंबर, ये भी धनात्मक पूर्णांक का ग्रुप है, ये भी धनात्मक पूर्णांक ग्रुप है, ये भी धनात्मक पूर्णांक का ग्रुप है। अगर हम 16 को बीच में रख के 4 से डिवाइड करें तो 4 चुका 16, शेषफल खत्म। पर फिर हम इसको अगर हम 18 को बीच में रख के 12 से डिवाइड करें तो हम क्या बोलेंगे, 12 कम 12 बचा क्या 6। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 12 को यहाँ रखें और 13 को बीच में रखें तो 12 कम 12, तो खत्म हो गया कितना, 1। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी यहाँ भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तीनों जगह धनात्मक पूर्णांक है। अगर इन तीनों जगह धनात्मक पूर्णांक देखने को मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। अर्थात ये भी कह सकते हैं ये जो दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ, ये मेरा क्या है, भाज्य है। जो बड़ा था भाज्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी धनात्मक पूर्णांक जो बड़ा है वो मेरा हो गया भाज्य, और जो छोटा है वो क्या हो गया मेरा भाजक। ये मेरा क्या है, भाजक। और ये भी भाज्य, सॉरी ये भाज्य और ये भाजक।
बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको भाज्य और भाजक दिया हुआ है और हमने क्या देखे कि जैसे ही ये भाज्य भाजक दिया हुआ था और जैसे ही डिवाइड किए डिवीजन किए तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको भागफल और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं है तो 0 शेषफल निकल रहा है। इसमें भी तो भागफल और शेषफल, इसमें भी भागफल और शेषफल निकल रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको 2 नंबर दिया हुआ था, देखो ये नंबर और ये नंबर दिया हुआ था और ये क्या हो गया, निकल गया। और ये नंबर दिया हुआ था, ये दोनों निकल गया। और ये नंबर दिया हुआ था और ये निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें भाज्य और भाजक पहले से दिया हुआ था और जैसे ही इसको डिवाइड किए उसमें भागफल और शेषफल ऑटोमेटिक निकल गया। देखो भाज्य और भाजक दिया हुआ था और जैसे ही डिवाइड किए तो मेरा भागफल और शेषफल निकल गया। इसमें देखो भागफल और शेषफल निकल गया, भागफल और शेषफल निकल गया। तो हमने क्या देखा, हमने भी देखा और उस समय यूक्लिड साहब भी देखे। क्या देखे कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दे दे तो जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है, छोटा क्या होता है, भाजक होता है। अगर एक भाज्य हो एक भाजक हो, 2 धनात्मक पूर्णांक में एक भाज्य हो और एक भाजक हो और उन दोनों को डिवाइड करें ना और डिवाइड किया जाए तो ऑटोमेटिक उसमें भागफल और शेषफल निकल जाता है। पक्का है, क्या होता है, भागफल और शेषफल निकल जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि भागफल और शेषफल क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर में पहले से था तब ना निकला। जी कोई भी अगर कहीं से निकल जा रहा है इसका मतलब उसके अंदर में था तब निकल रहा है। एक रूम से बारी बारी से लड़का निकल रहा, मतलब नए नए लड़का निकल रहे, इसका मतलब उसके अंदर में पहले से था तब निकल रहा। उसी तरीके से आप ये समझो कि जब तक ये जो 2 नंबर दिया हुआ था इसके अंदर से इसमें क्या भाज्य, दूसरा क्या था भाजक, और जैसे ही डिवाइड हुआ भागफल और शेषफल निकलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 धनात्मक पूर्णांक एक भाज्य एक भाजक है ना, उसके अंदर में भागफल और शेषफल छुपा रहता है। और इसी चीज को यूक्लिड साहब ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा। मतलब यूक्लिड साहब ने जो डिवीजन किया उसके अंदर में जो बातें कही वो यही बात कहा कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक का दिया रहे तो उसके अंदर में, मतलब 2 दिए हुए धनात्मक पूर्णांक के अंदर में भागफल और शेषफल मौजूद होता है। इसी चीज को यूक्लिड साहब ने बताया था और ये चीज हम लोग बचपन से जानते हैं, इसीलिए कहा पहले से प्रूफ किया हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग इस मैथ के भाषा में लिख लेते हैं। ये तो अपने भाषा हम समझ चुके हैं और आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बात कहा, इसी को समझो। जो हमने आपको समझाया उसी को हम इस तरीके से ध्यान से लिखते हैं। ध्यान दो, यूक्लिड साहब ने क्या कहा, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a एंड b हो, जहां a बड़ा हो b छोटा हो, a बड़ा हो b छोटा हो तो a बड़ा हो b छोटा हो और उसे यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a एंड b हो, जहां a बड़ा हो b छोटा हो और उसे डिवाइड किया जाए,
तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो अपने भाषा में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं को उन्होंने अपने लफ्जों में बताया, अपने भाषा में बताया। उन्होंने इसी बात को उन्होंने कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर में उन्होंने बताया कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के यूक्लिड साहब ने इसी चीज को यूक्लिड साहब ने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बताया। उन्होंने क्या बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी के जहां ए बड़ा हो बी छोटा हो, समझ रहे हैं, ए क्या हो, बड़ा हो बी छोटा में भागफल क्यू कॉस तथा शेषफल आर छुपा होता है। बिगड़ गया हमारा। दिए रहने का साथियों, उसी चीज को यूक्लिड साहब ने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज पे अच्छे तरीके से सजाया। इस तरीके से उन्होंने बताया, क्या कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी दिए हो साथियों, उसी चीज को यूक्लिड ने अपने भाषा में सजाया और उसको इस तरीके से उन्होंने बताया। क्या कहा उन्होंने कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी दिए रहने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर मौजूद रहता है। भागफल क्यू, शेषफल आर मौजूद रहता है, जिसे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में लिखते हैं। क्या करते हैं, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में लिखते हैं, जहां आर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो 0 के बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक दे दे, धनात्मक पूर्णांक क्या है, दे दे, मान लो एक ए दे दे, एक बी दे दे, और ए क्या हो, बड़ा हो, उनमें से एक को बड़ा रखा होगा, ए तब ना भाग लेगा जी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो भी हो। तो उन्होंने ए बड़ा और बी लिया और उनको क्या किया, इस तरीके से डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया, ए को बी से डिवाइड किया और उन्होंने क्या किया, कहा कि जो भी भागफल आएगा उसको ले लो क्यू और जो शेषफल आएगा उसको ले लो आर। तो हम अगर इनको निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी को क्यू से गुना कर देंगे और आर को इस तरीके से जोड़ देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यूक्लिड साहब ने भी यही कहा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी दिया रहे ना, उसमें अगर डिवाइड करें तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाता है, जहां आर जो होता है ना, आर वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। क्या कहा उन्होंने, देखो ध्यान से, अगर हम 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 10 को क्या करें, 4 से डिवाइड करें, 4 को यहाँ रखो, 10 को यहाँ रखो, 4 दूनी 8, क्या बचा मेरा 2। अब देखो डिवाइड होगा नहीं होगा ना, हम क्या बोलेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 2 प्लस इस 2 को जोड़ देंगे शेषफल को, तो 10 बराबर लिख सकते हैं 4 गुना 2 प्लस 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो आर है वो क्या है, भाजक से छोटा है। अगर छोटा नहीं होता तो भाग नहीं लगता। अगर मान लो ये 4 रहता, ये 4 रहता, बराबर रहता तो भाग लग जाता। मान लो कि अगर ये 5 रहता, ये 4 रहता, मतलब ये बड़ा रहता अगर, तो भाग लग जाता ना। तो भाग देखो, जब अगर भाग ना लगे तो हम इस रूप में लिखते हैं
और इस रूप में जब लिखते हैं ना उस समय जो होता है आर वो क्या होता है, इससे छोटा होता है। आर छोटा होगा, ये बड़ा होगा, यानी आर जो है ना, आर यानी 2 जो है वो क्या है, 4 से छोटा है। वही चीज़ बोल रहा है, आर जो है ना, ये आर जो है ना वो क्या है, 0 के बड़ा या बराबर भी हो सकता है, यानी आर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी से यानी इससे क्या होगा, छोटा होगा। और ये भी आपको बता दें हम कि यहाँ पर जो ए का मतलब है, जो इसको हम इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या लिख रहे हैं, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। देखो ए किस जगह है माऊ, यहाँ इस बीच में है, इसका मतलब क्या हो गया मेरा भाज्य, और बी मतलब हो गया क्या मेरा भाजक, और क्यू का मतलब क्या हो गया वो मेरा शेषफल, और ये जो आर है इसका मतलब हो गया मेरा सॉरी भागफल, इसका मतलब भागफल, और इसका मतलब क्या हो गया मेरा शेषफल। शेषफल आ गया। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो भाज्य है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों मतलब क्या है, समान। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको छाप लें, फिर हम लोग इनके अगले टॉपिक के बारे में, इसी पे क्वेश्चन होंगे, इन सारे टॉपिक का चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आगे की वीडियोस में करेंगे। जो तीसरा लेक्चर होगा, हमें इस बात से उम्मीद है कि इतना बात को आप समझते होंगे, समझ रहे होंगे, और ध्यान रहे कि सारे लेक्चर को बारी बारी से बारीकी समझेंगे। साथियों, हम एक बात आपको बता दें कि हम किसी भी वीडियो में आपको थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपकी ही बेस को मजबूत करने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक जा रहे हैं और वीडियो लंबा हो रहा है, सिर्फ आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए आप वीडियो को पॉज ना करें, सारे वीडियो को बारीकी से देखें, बारीकी से समझें। मेरा कोशिश रहेगा कि आप मैथ को पढ़ें नहीं, मैथ को अच्छे तरीके से सीख ही लें, ताकि सीखना और समझना बेहतर होता है, पढ़ने तो कोई भी पढ़ लेता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।